जिस भाव से यहाँ ये शायद बहुत सालों बाद में पहली बार ये चर्चा, इस तरह की चर्चा शायद भारत के किसी टीवी चैनल में आपने ना देखा होगा ना सुना होगा। और इसके लिए मैं टीसीएन मीडिया को बधाई देता हूं, प्रोफेसर बलराम सिंह जी को बधाई देता हूं। नमस्कार, इंडिया 75 के आज के खास एपिसोड में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनुजा। दर्शकों, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर संयोग से आज बुधवार का दिन है और आप जानते हैं कि हर बुधवार को हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं इंडिया 75 का एक नया एपिसोड लेकर किसी विषय के साथ में। तो आज चूंकि गणतंत्र दिवस है, इसलिए चर्चा का जो विषय होगा वो गणतंत्र दिवस ही होगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए दर्शकों हमारे बीच कुछ ऐसी शख्सियतें उपस्थित हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में दिग्गज हैं और हम उनसे आज के दिन इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं दर्शकों की जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी 1950 में जो भारतीय संविधान लागू हुआ था उसके उपलक्ष्य में 26 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। और ये भी आप जानते होंगे कि 26 जनवरी का दिन इसीलिए रखा गया क्योंकि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो पूर्ण स्वराज की जो घोषणा की थी कि अपना जो स्वराज होगा वो आज के ही दिन, मतलब उन्होंने इसकी घोषणा की, इस बात को माना था। इस वजह से 26 जनवरी का जो दिन है वो चुना गया गणतंत्र दिवस के लिए। तो गणतंत्र क्या है, हमारे देश की जो व्यवस्था है उसमें उसका किस तरह के उसके मायने हैं, इस विषय पर हम कुछ विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे बीच जो अतिथि उपस्थित है उनमें से सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहूंगी। हमारे बीच आज उपस्थित हैं प्रोफेसर केजी सुरेश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के आप माननीय कुलपति हैं। प्रोफेसर केजी सुरेश को कौन नहीं जानता है, आप एक जाने माने पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप एक शिक्षाविद, कॉलमिस्ट, राजनीतिक सामाजिक कमेंटेटर और कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। पिछले विगत 30 वर्ष से अधिक वर्ष का आपको अनुभव है मीडिया के क्षेत्र में, आप लगातार कार्यरत हैं। और दर्शकों, वैसे तो फहरिस्त बहुत ही लंबी है लेकिन संक्षिप्त में मैं आपका परिचय करवाने की चेष्टा करती हूँ। इसके पूर्व में आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। दूरदर्शन न्यूज में आपने सीनियर कंसल्टिंग एडिटर के तौर पर भी कार्य किया है। आप स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून के संस्थापक डीन रहे हैं। भारत के तमाम मीडिया ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस में आपने उच्च पदों पर आपने अपनी सेवा दी है। ग्लोबल मीडिया एजुकेशन काउंसिल के फाउंडर प्रेसिडेंट भी आप हैं। भारत सरकार के यूजीसी समेत विभिन्न विभागों, समितियों, गवर्निंग बॉडीज में आप विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 30 वर्षों से अधिक समय से आप मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा आपको गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान प्रदान किया गया है। इसके साथ ही साथ कई सारे देश विदेश में आपको सम्मान से नवाजा गया है। देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों से आप जुड़े हुए हैं और जिस पद पर भी आपने कार्य किया है उसमें आपने कुछ ना कुछ इनोवेशंस किया है, कई नई योजनाएं आपने चलाई हैं। इसीलिए आईआईएमसी में भी जब आप थे तो आपने कई सारी नई चीजें की। माखनलाल में भी अभी आप जब से आपने ये कार्यभार कुलपति का संभाला है, कई परिवर्तन आपने किए हैं, बहुत सारा नया कुछ किया है और इसी बात के लिए आप बहुत मशहूर हैं और जाने जाते हैं। और दिन रात आप जनता की, लोगों की सेवा में जुटे रहते हैं। तो हमारा ये बहुत सौभाग्य है कि आपने हमारा जो आग्रह है वो निवेदन स्वीकार किया और हमारे कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके उपरांत मैं स्वागत करना चाहूंगी, हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर संपदानंद मिश्रा जी। आपके विषय में मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगी कि आप वर्तमान में राष्ट्रम स्कूल ऑफ पब्लिक लीडरशिप, ऋषिवुड यूनिवर्सिटी सोनीपत में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। आप स्कूल ऑफ फिलोसफी के साथ भी जुड़े हुए हैं और इसके संस्कृत के शिक्षकों का आप मार्गदर्शन करते रहते हैं। डॉक्टर मिश्रा
ने की जो पुस्तक कलेक्टेड, उनका जो पुस्तक है उसका कलेक्टेड वर्क्स ऑफ वशिष्ठ काव्य कंठ गणपति मुनि के एसोसिएट एडिटर भी आप रहे हैं। इसके 12 संस्करण अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं। आपने श्री अरबिंदो के योग दर्शन और प्रैक्टिस पर कई तरह के व्याख्यान दिए हैं। डॉक्टर मिश्रा ने 24 घंटे के संस्कृत रेडियो दिव्यवाणी संस्कृत रेडियो की स्थापना सन 2013 में की है। 2014 में आपने संस्कृत में बाल साहित्य को प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से संस्कृत बाल साहित्य परिषद की स्थापना की है। हाल में ही आपने बच्चों के लिए संस्कृत में ई पत्रिका सप्तवर्ण लॉन्च किया है। आप देश विदेश के तमाम विश्वविद्यालयों संस्थानों से जुड़े हैं और आपके व्याख्यान लगातार होते रहते हैं। संस्कृत में के क्षेत्र में आपके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने आपको सन 2011 में महर्षि बद्रायण व्यास सम्मान भी प्रदान किया है। इसके साथ ही साथ कई सारे सम्मान भी आपको प्राप्त हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इसके उपरांत मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर मनीषा मेहरोत्रा का। आपके विषय में मैं ये बताना चाहूंगी कि आप BHU में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हैं। आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वह इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स और कल्चरल इकोनॉमिक्स में है। आपके 30 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपके लेख प्रकाशित हो चुके हैं। 9 पुस्तकें अभी तक आप लिख चुकी हैं और आपके शोध कार्य जो इतने सारे हैं, बहुत कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उन शोध कार्यों से यह स्पष्ट होता है कि आपकी जो रुचि है वह भारत की गरिमामयी प्राचीन कालीन व्यवस्था में है, चाहे वह शैक्षिक व्यवस्था हो अथवा सांस्कृतिक धरोहर। प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था के आधार पर नई वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए जिससे देश का समग्र सतत विकास हो सके, इस पर भी आप लगातार कार्य कर रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके उपरांत स्वागत करना चाहूंगी, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रोफेसर बलराम सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। दर्शक आपसे काफी कुछ वाकिफ हो चुके हैं क्योंकि आप लगातार हमारे कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपका परिचय कराना चाहूंगी। आप इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज USA में प्रेसिडेंट और प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। विगत 38 वर्षों से अमेरिका में रहते हैं, लेकिन भारत की जो भूमि है उससे बहुत उनकी आत्मा जो आपकी है वो जुड़ी हुई है, इसीलिए भारत के लिए लगातार आप कार्य करते रहते हैं और योग आयुर्वेद के क्षेत्र में आप सक्रिय हैं। आप सामाजिक कार्यों से भी आपका सरोकार है। तो एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं हमारे माननीय कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप यदि हमारे दर्शकों से आज के अवसर पर कुछ कहना चाहें। जी धन्यवाद अनुजा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी स्पष्ट आवाज आ रही है। इस कार्यक्रम में आज उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर बलराम सिंह जी, प्रोफेसर संपदानंद मिश्र जी, प्रोफेसर मनीषा मेहरोत्रा जी और अनुजा तो हमारी माखनलाल विश्वविद्यालय की एक्स स्टूडेंट भी है। और मैं सर्वप्रथम तो TCN मीडिया के, क्योंकि मैं भी TCN मीडिया से आपके सलाहकार मंडल में एक सदस्य रहा हूं, और TCN मीडिया के सभी दर्शकों को 73वें गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपके साथ एक समाचार भी साझा करना चाहता हूं कि आज ही के दिन सुबह माखनलाल विश्वविद्यालय, जो एशिया का पहला मीडिया विश्वविद्यालय है, भारतवर्ष का सबसे बड़ा मीडिया विश्वविद्यालय है, यानी कि हमारा 1,03,000 स्टूडेंट्स हैं, 4 परिसर हैं, कैंपसेस, और 1600 संबद्ध अध्ययन केंद्र हैं। हमारे विश्वविद्यालय ने आज अपने भोपाल शहर से सटा हुआ बिसनखेड़ी में अपना भव्य परिसर में पहली बार हम लोगों ने 26 जनवरी का आज सवेरे आयोजन किया। तो आज हमारे लिए भी बहुत ही एक ऐतिहासिक दिवस है। और मैंने जैसे कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 26 जनवरी को जैसे आपने कहा, जो महत्व तो इसका आपने बता ही दिया, लेकिन एक और महत्व है कि आज ही के दिन हमने जो है अपने संविधान को अपनाया और हम
अपने राष्ट्रपति, यानी कि वी बिकेम ए सोवरीन रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी कि पहले हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और गवर्नर जनरल पहले हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे, उसके बाद श्री राजगोपालचारी बने। और गवर्नर जनरल में यही माना जाता है कि आप स्वतंत्र होते हुए भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के आप एक डोमिनियन हैं, और आपके जो मुखिया हैं वो ब्रिटेन की महारानी हैं। लेकिन हमने पूरी तरह स्वतंत्रता, एक तरह से राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की जब 1950 में 26 जनवरी को हमने अपने आप को एक रिपब्लिक घोषित किया, संविधान को अपनाया, और हम एक सार्वभौम सॉवरीन रिपब्लिक बने। और संविधान जब पूरे दुनिया में कई जगह, हमारे दक्षिण एशिया में भी जब कई जगह तानाशाही, हमारे आज भी पड़ोस में म्यांमार जैसे मुल्कों में आज भी तानाशाही है, लेकिन भारत में इतना मजबूत रहा पिछले 75 सालों में। एक 2 वर्ष का अपवाद को छोड़ दीजिए, आपातकाल का 75 से 77 तक, और वहां भी कोई सेना का कोई हस्तक्षेप नहीं था। एक चुनी हुई सरकार द्वारा ही जो है लोगों को अधिकारों से वंचित किया गया था, लेकिन उसको भी भारत के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया और उसको उखाड़ फेंका। यानी कि लोकतंत्र इतनी मजबूत जड़ें हमारे देश में उसकी बन चुकी है कि आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अगर हम उभरे हैं, हमारी पहचान बनी है, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उसका श्रेय हमारे भारत के संविधान को जाता है, जो बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान सभा ने उसको तैयार किया, उसको वो श्रेय जाता है। उस संविधान की बहुत अहम भूमिका रही आम जनता के हितों की रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बाकी आप जैसे सवाल पूछेंगे मैं उस पर जो है जवाब दूंगा। मैं समझता हूं कि हम सब के लिए गर्व का दिन भी है और आत्मावलोकन का भी दिन है कि हमारे जो सफर, जो 1947 में स्वतंत्र भारत के रूप में और 1950 से संविधान के साथ हमने जो यात्रा शुरू की, उस यात्रा में हमने क्या हासिल किया, क्या कमियां रही और आगे के लिए क्या चुनौतियां हैं और क्या अवसर है, इस पर विचार मंथन करने का एक स्वर्णिम अवसर भी 26 जनवरी है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल आपने सही कहा। और हमारा जो कार्यक्रम है वो भी, उसका उद्देश्य भी यही है कि हम कुछ विचार विमर्श कर सकें कि हमारी जो भारत की अपनी व्यवस्था है उसको ना छोड़ते हुए आज के समय में इसके अनुसार किस तरह से हम चल सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका। आपके जो शुरुआत के 2 शब्द थे बहुत अच्छा लगा। इसके उपरांत मैं डॉक्टर मिश्रा से यह पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपका बहुत दार्शनिक काफी विवेचना आप करते हैं और आपका ज्ञान बहुत है इस मामले में। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो गण और तंत्र की बात होती है, गणतंत्र है, गणतंत्र दिवस है, तो आमतौर पर लोगों को समझ में कई बार नहीं आता है गणतंत्र मतलब क्या, कि लोगों का तंत्र और सब तमाम चीजें हैं। तो आप क्या समझते हैं गण और तंत्र, क्या अर्थ है इसका? नमस्कार। इस सत्र में उपस्थित समस्त माननीय वक्तागण, देखिए जैसे सुरेश जी ने बताया, रिपब्लिक और हमारी जो संविधान एक इतना मजबूत होकर आगे उभरा है कि ये एक विश्व के श्रेष्ठ गणतंत्र के रूप में आज पूरे धरती पे प्रतिष्ठित है देश। जो गणतंत्र के बारे में बात करते हैं, कभी मैंने ये भी सुना है कोई लोग गणतंत्र को और गणतंत्र में स्थित जो गण शब्द है उसको गणपति, गणेश
इनके साथ तुलना करते हुए जो गण की पति है, जो पूरे एक गण माने वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ही गण है। जब लोग खुद को एक नियम से, एक अनुशासन से परिचालित करते हुए, अनुशासन का आज्ञा पालन करते हुए जब एक देश में रहते हैं, देश की समुन्नति में योगदान करते हैं, तब इसको हम गणतंत्र मानते हैं। लोगों की यहाँ के गणों की जो लोग है, जो लोग ही शक्ति है देश का, उनका वॉइस ही शक्ति है और उनका हित के लिए ही सब कुछ देश में किया जाता है। मुझे एक छोटी सी कहानी में बताना चाहता हूं यहाँ पे। जब कंस को श्री कृष्ण ने मारा, कंस और कृष्ण के बीच एक बहुत अच्छा संवाद हुआ था। कंस ने वहां पूछा था कि मेरा दोष क्या है, और मैंने जो किया, मैं तो अच्छी तरह से देश चला रहा था, लोग परेशान थे और लोगों को मैं परेशान भी करता था, उसके पीछे भी मेरा कारण था। उसने अपना लॉजिक रखा, जैसे कृष्ण के सामने अर्जुन ने अपना लॉजिक रखा था, गीता के प्रथम अध्याय में हम देखते हैं। तो कंस भी कृष्ण के सामने अपना लॉजिक रखा था कि वो अपनी जगह सही था, पर कृष्ण ने जो गणतंत्र की प्रतिष्ठा की कंस को मारने के बाद, उससे पहले उसको समझाया था कि देखो, तुम जो तर्क दे रहे हो वो तुम्हारे स्वार्थ के लिए ठीक है, तुमसे कुछ हुआ है या तुम्हारे प्रति कुछ अन्याय हुआ है तो उसका बदला तुम लोगों के ऊपर ले रहे हो, ये सही नहीं है। गणतंत्र में लोग ही मुख्य है, प्रधान है, और तुमने लोगों का नहीं देखा, समूह का नहीं देखा, समष्टि का नहीं सोचा। गणतंत्र में, जो प्राचीन गणतंत्र में जो समरसता की स्थापना और लोगों की जो सामर्थ्य, संगच्छध्वम संवदध्वम, ये मंत्र है कि हम एक साथ मिलकर जाए। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका विकास, सबका साथ, ये गणतंत्र का मूल मंत्र है। और वास्तविक पुरोधा वही होते हैं गणतंत्र के, जो लोगों का सुनते हैं, लोगों का हित करते हैं, देश का हित करते हैं। पर हमारे यहाँ पे एक तो इससे माना जाता था कि एक देश, एक समय ऐसा था जिसको आप राम राज्य कह सकते हैं, सत्ययुग कह सकते हैं। न राजा आसित न राज्यम आसित, न राजा था न राज्य था। सत्य न धर्मेण, सत्य और धर्म से एक दूसरों का पालन करते थे लोग, एक दूसरे के प्रगति में सहायक बनकर समष्टि को, व्यक्तिगत प्रगति और सामूहिक प्रगति दोनों समरसता के साथ, हार्मोनी के साथ आगे बढ़ता था। तो गणतंत्र में सत्यम शिवम सुंदरम की महत्ता है, गणतंत्र में संगच्छध्वम संवदध्वम की महत्ता है, गणतंत्र में उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना का महत्ता है, गणतंत्र में यत्र विश्वम भवति एक नीडम की महत्ता है। तो एक और थोड़ा सा आगे मैं कहना चाहता हूं कि गणतंत्र में लोगों का सम्मान कैसे करना चाहिए। जो भी एक शासन की दृष्टि से, एक तंत्र की दृष्टि से, कोई तो मुख्य होगा, जो भी मुख्य लोग होंगे उन वहां भी हायरार्की रहेगा, पर लोगों का सम्मान कैसे किया जाता है, किया जाना चाहिए। सच्चा पुरोधा कौन है? मैं यहाँ पे जानबूझकर पुरोधा शब्द का प्रयोग करता हूँ, नेता शब्द का प्रयोग नहीं करता हूँ। नेता शब्द आजकल डिस्टोर्ट हो चुका है, नेता कहने से कुछ अलग अर्थ निकलता है। तो जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ में जाए तो पहला मंत्र ऋग्वेद का है, अग्निमीले पुरोहितम, जो पुरोहित है, जो पुरोधा है,
जो आगे रहकर सबको लीड करते हैं, आगे लेके चलते हैं श्रेयस के मार्ग में, प्रगति के मार्ग में। तो कृष्ण ने गणतंत्र की प्रतिष्ठा की मथुरा में। उसके बाद क्या हुआ, कंस के मृत्यु के उपरांत जरासंध का आक्रमण के बारे में हम सबको पता है। जरासंध ने एक बार आक्रमण किया, 2 बार आक्रमण किया, फिर भी कृष्ण वहां थे, मथुरा को विजय प्राप्ति तो हुई, पर जब तीसरा बार जरासंध आक्रमण करने के लिए एक विशाल सेना को लेकर आ रहा था, तब रणनीति क्या होगा उसके लिए जो चर्चा का सत्र होता है, तो वो सत्र में एक वरिष्ठ यादव ने हाथ जोड़कर कृष्ण को कहा, क्योंकि कृष्ण ही वहां के पुरोधा थे। तो कृष्ण को कहा कि देखो कृष्ण, आप हो, विजय तो हमको प्राप्ति होगी, परंतु युद्ध ही है, युद्ध में हानि होती है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जरासंध की शत्रुता या दुश्मनी मथुरा के साथ नहीं, जरासंध की दुश्मनी आपके साथ है। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करता हूं, आप मथुरा छोड़कर चले जाइए। और कृष्ण ने वही किया, लोगों की सुना, क्योंकि लोगों के प्रतिनिधि बनकर जो वरिष्ठ यादव कहते थे, इनको पुरोधा कहा जाता है, वहीं से उठकर वही, यहाँ पे तो हम अगर नेता लोगों की बात करेंगे तो कुर्सी का मोह कैसे होता है आपको पता है। तो एक पुरोधा जो होते हैं, तो जो सच्चे अर्थ में लीडर जो होते हैं, ये कृष्ण की इस कहानी से हम सीख सकते हैं। और गणतंत्र में गणों की महत्ता क्या है, तो कृष्ण वहीं से उठकर चल पड़े और जरासंध उनके पीछे पीछे गए, इसलिए उनका नाम भी रणछोड़ पड़ा और वो जाके द्वारका में प्रतिष्ठित हुए। किसकी वजह से? गण की वजह से। तो ये गणतंत्र की महत्ता हमको हमारे शास्त्र में, पुराण में, इतिहास में मिलता है। तो इसी का अगर अनुसरण किया जाए, गणतंत्र और भी मजबूत रहेगा और भारत जिसे माना जाता है विश्वगुरु था, है और रहेगा भी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने बोला। और ये हमको बड़ा सुखद लगता है सुनने में कि भारत जो है वो विश्व गुरु था, है और रहेगा। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि भारत उस पथ पर चले, अपनी व्यवस्था, अपने संस्कारों, अपनी प्राचीन परंपरा को जो नहीं भूलता है, वही जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वही विकास करता है। तो बहुत धन्यवाद आपका। मैं आगे भी और बातें जो निकलेंगी तो हम आपसे फिर और कुछ बातें पूछेंगे। यहाँ पर मैं प्रोफेसर बलराम सिंह जी से पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने अभी गणतंत्र के विषय में बताया, तो मैं उनसे यह जानना चाहूंगी कि चूंकि आपने भी गणतंत्र के विषय में कई आपकी आर्टिकल्स भी छपे हैं और आप उस पर लगातार बोलते और लिखते रहते हैं, तो आपका क्या इसमें विचार है कि जो गणतंत्र है आपके दृष्टिकोण से क्या है? क्योंकि जो विश्व का प्रथम जो गणतंत्र है, मैं डॉक्टर मिश्रा से भी पूछूंगी कि जो वैशाली को माना जाता है, तो उस समय का जो वो गणतंत्र था और जो ये गणतंत्र है जिसकी स्थापना हुई संविधान लागू होने के बाद, तो क्या आप अंतर महसूस करते हैं? आपका क्या इसमें विचार है और गणतंत्र आपके दृष्टिकोण से क्या है? प्रोफेसर मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से कहा कि गणतंत्र को गणपति से जोड़ा जाता है। वो ऐसे तो लोग बोलेंगे कि गणपति वो एक तरह से आध्यात्मिक बात है, या कि हम अगर कहना चाहें आज के जमाने में रिलीजियस बात है, तो लोगों को हो सकता है उसे थोड़ा सा ये परेशानी भी हो थोड़ी। लेकिन गणपति को बनाने वाले कौन थे ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। गणपति को बनाने वाले शिव थे। शिव ने गणपति गणेश को गणेश कहा क्योंकि वो शिव गण हुआ करते थे, और ये बहुत आवश्यक है जानना। अभी आप वैशाली के बारे में जो बात कह रही हैं, वो इससे ये जब फंडामेंटल समझ में आ जाता है हमको, तो बाकी चीजें अपने आप सामने आ जाती हैं। तो शिवगण, शिव कौन थे? शिव का अर्थ जो है, प्रोफेसर मिश्रा जी से जो हमने ये सारी चीजें बहुत सारी ऐसे लोगों से सीखी हैं, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। अब वो शिव भगवान जिनकी पूजा करते हैं, वो एक बहुत बड़ी व्याख्या की बात है कि हम शिव कैसे मानते हैं, सिंबलिज्म क्या है। भारत में हर चीज सिंबलिज्म पे है। सिंबलिज्म इज प्रायर टू रिटन,
जो लिखने वाली बात है, वो सिंबल से लोग इसके पहले कि कोई व्यक्ति बोले उसको सिंबल समझ में आता है। छोटा सा बच्चा होता है, उसको सिंबल पहले समझ में आता है, बात तो बाद में समझ में आती है या बोलता बाद में है। तो सिंबल इज द ओरिजिन, सारी चीजों की ओरिजिन है। तो शिव जो है वो सिंबल है कल्याणकारी। कल्याण का जो शिव के गण है, मतलब जो उस बात को आगे बढ़ाते हैं, वो असली में गण है। अभी आपके जो जनगण मन अधिनायक जैसे जय है जो है, वो पहले जन का मतलब लोग, लेकिन वो बने क्या, गण। फिर उनके मन पर का जो अधिनायक हो, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। अब ऐसे तो हम लोग सोचते कोई ईश्वर की बात हो रही है, कोई परमात्मा की बात हो रही है, कोई बड़ी महाशक्ति की बात हो रही है, लेकिन महाशक्ति यही है, जनगण मन। जो हम लोग योग, और आपने थोड़ा सा हमारा परिचय भी दिया था कि योग और आयुर्वेद में मैं काम करता हूं, तो योग का मतलब ये है कि हम अपने मन पर, स्वयं अपने मन पर काबू रखें, उसको मन को अपने बस में रखें। तब जब उसके बाद अधिनायक हम स्वयं हैं। ये भारत की जबरदस्त परंपरा, जो कि प्रोफेसर मिश्रा जी ने अभी बताया कृष्ण और कंस के बारे में। तो ये बात यह है कि हमको स्वयं, अभी इसमें अब ये फर्क जो प्रोफेसर सुरेश जी ने कहा था कि हमारा संविधान बना, हम इस दिन हम एक तरह से सॉवरेन हुए, हमारे राष्ट्रपति हुए, गवर्नर जनरल से छुट्टी मिली हमको। ये सारी प्रक्रिया है। राष्ट्रपति एक प्रक्रिया है, राष्ट्र बनने की बात है। राष्ट्रपति जो ऑनर होता है, किसी राष्ट्र का जो ऑनर होता है वो अभी ये, लेकिन जो हमारी व्यवस्था है जहां पर हमको जाने की जो ये भारतीय परंपरा है, क्योंकि जो शब्द मिलते हैं वो आपकी परंपरा से मिलते हैं, संस्कृति जो है शब्दों में होती है। तो इसलिए गण बहुत आवश्यक। गणतंत्र क्यों बना? क्योंकि ये कल्याणकारी शिव के जो नाम है, उनके जो गण हुआ करते थे, कल्याण करने वाले लोग ही गणतंत्र बना सकते हैं। अभी जो संविधान बना है ये तो एक बीच का रास्ता है कि जब हम व्हेन वी आर नॉट इनलाइटेंड, देन वी आर थिंकिंग चलो रूल बनाओ, नियम बनाओ, जैसे बच्चों को बोलते हैं अच्छा उठा करो, पढ़ा करो, ये करो। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको सब अपने आप समझ में आता है। तो अब आप वैशाली वाली बात जो कह रही थी, वैशाली में ये था, वो लोग कहते हैं, ये मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा सा विज्ञान में हूं तो मुझे जो फैक्ट है फैक्ट लगता है, वो लीपा पोती मुझे समझ में नहीं आती है। तो वैशाली में जो गणराज्य था और आज का जो गणतंत्र है, इसमें बड़ा फर्क है। हम संविधान की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही उस समय लोअर हाउस अपर हाउस हुआ करता। ये सारी बाहर की चीजें हैं। ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन में था, अमेरिका में है सेनेट एंड कांग्रेस, ये हमने कॉपी किया हुआ है। फिर अपने को किसी तरह से संतुष्ट करने के लिए बोलते हैं तो हमारे यहाँ से इन्होंने लिया था। नहीं, हमारे यहाँ वहां समितियां होती थी। समितियों का मतलब होता है डायरेक्टली, आई मीन रिपब्लिक, और जिसको गणराज्य, रिपब्लिक का मतलब है वही जो पब्लिक से रिलेटेड चीजें हों, पब्लिक अफेयर्स की बातें हैं, रिपब्लिक, दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड। लेकिन रूलिंग पब्लिक रिलेटेड चीजें तो लोग सेवा से भी करते थे। बहुत सारे लोग जो सिर्फ आजीवन सेवा ही करते थे, वो भी पब्लिक की चीज है। तो सेवा करिए, सारे लोग, सबको सेवक बना दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं, ये लोग रूल करते हैं। ये कहने के लिए है कि हाँ हम लोग पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अल्टीमेटली दे रूल। संविधान का मतलब होता है रूल, धर्म नहीं होता है। और विधान भी नहीं है, विधाता तो कोई और है। लेकिन संविधान का मतलब होता है कि वी मेक सम रूल्स एंड एवरीबॉडी फॉलोज। सो एक्चुअली वी हैव एक्सेप्टेड बाहर की जो चीजें, जो ऊपर से चीजें आपके ऊपर डाली जाएंगी, जिसको निगम शास्त्र कहा जाता है या निगम व्यवस्था कही जाती है। निगम शास्त्र भारत में है, निगम व्यवस्था विज्ञान में भी होती है। और ऊपर से जो लोग कहते हैं, असली में संविधान वाली व्यवस्था वही है। लेकिन जो महात्मा गांधी का जो विचार था कि ग्राम राज्य बने, उससे हम अगर गण की बात, गणों की हमको व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि कल्याणकारी लोग बने और सामने आए। तो जहां तक वैशाली की व्यवस्था थी, उसमें समितियां थी और समितियों के आधार वो सारी चीजों को परिवर्तन करती रहती थी। ये बहुत आवश्यक है। वो हमारे यहाँ भी हुआ है, संविधान में भी परिवर्तन हुआ। वो कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ी, लेकिन जो क्रिएटिविटी है, जिसको सृजनात्मक बात जो है, जिसको हम अंग्रेजी में क्रिएटिविटी का ही कह सकते हैं, जिससे नई नई परिस्थितियों में नई नई बातें आना, ये जब तक आप उस
स्तर पर, गण के स्तर पर नहीं पहुंचेंगे। जब तक आप लोगों को गण नहीं बनाएंगे, तब तक, गण बनाने का मतलब गांव से में जाके छोटी छोटी इकाइयों में अगर लोगों को समझेंगे तो तभी लोकल चीजें समझ में आएंगी, व्यवस्था क्या है, और फिर उसके आधार पे अगर हम समाज को चलाते हैं तो होगा। तो मुझे लगता है कि जो गणतंत्र हमारा है, उसका हमारा एक लक्ष्य है गणतंत्र। मैं नहीं मानता कि हम गणतंत्र में हैं, हम रिपब्लिक में हैं, ये समझ में आता है क्योंकि हमने कॉपी किया हुआ है बाहर से, और उसको बहुत अच्छा किया है कि इसको हिंदी में लिख दिया है। तो मैं ये कहूंगा, रिपब्लिक दैट इज गणतंत्र, इन इंडिया दैट इज भारत। क्योंकि भारत और गणतंत्र एक हमारे लिए एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य के लिए हमको ये, जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि हमारे ये लक्ष्य है, तो हमको गर्व नहीं, हमको एक तरह से पर्व मनाएंगे हम इसके लिए कि हम वहां पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंचना चाहते हैं। और फिर वो हमारे यहाँ की जो व्यवस्था नीति नीति की है, नहीं, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस नॉट इनफ, तो हम लोग एक हम्बल ह्यूमिलिटी के रूप में, श्रद्धा के भाव से हम सबकी सेवा करने जब जाएंगे, तब हम गण कहलाएंगे, और तो हमारा गणतंत्र होगा। और हम ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था भारत में इस तरह से मूल रूप से व्यवस्थित हो जाए कि सारे संसार के लोग उसको देखें। एक बात और मैं बहुत जल्दी से बोलना चाहता हूं कि जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत छोटा, दुनिया का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का है, और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भारत का है। और अमेरिका का जो सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो 11 पॉइंट है, यहाँ के एक ट्राइब, जो जिसको इंडिजिनस अमेरिकन कहते हैं, जो कि भारत से जुड़े हुए बहुत सारी सभ्यताएं थी भारत की, वो वहां से लिया गया है, पूरा का पूरा वहां से लिया गया है। एक ही चीज उसमें छोड़ी गई है कि उस जमाने में उस ट्राइब में वहां की महिलाएं जो उसका चीफ चुनती थी और उसका मिलिट्री चीफ चुनती थी, ये चीज उन्होंने निकाल दिया है उससे। बाकी चीजें वहां, यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यहाँ के जो मूलवासी थे, उनके कई ग्रुप थे, छोटे छोटे बहुत, उनके भी अपने कई गणराज्य कह लीजिए हुआ करते थे, उनसे ली हुई है। इसकी सीख हमको जरूर याद रखना चाहिए। अगर हम भारत से जोड़ना चाहते हैं तो उस व्यवस्था के जोड़ने की बात होनी चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके ऐसे विचार हैं और हम वाकिफ हैं कि आपके किस तरह से कैसे विचार हैं, कई बातें आप इस तरह की करते हैं। प्रोफेसर सुरेश जो है वो काम करते हैं, उन्होंने बरसों बरस जितना कार्य किया है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने जो देखा और समझा है थोड़ा सा इनके विषय में, कि यह भी भारत की जो व्यवस्था है, मतलब उन्होंने कई बहुत सारे नए काम किए, जहां भी गए उन्होंने कुछ ना कुछ नया किया है और दिन रात कार्यरत रहते हैं, लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है प्रोफेसर सुरेश जी भी ये मानते होंगे, और इस तरह का उनका कार्य भी है कि जो भारत की व्यवस्था है उसमें रहते हुए, ये नहीं कि अंधानुकरण करते हुए बाहर वेस्टर्न कंट्रीज का, बाहर की व्यवस्था का, भारत की व्यवस्था को समझते हुए आपने भी उसी तरीके से कार्य किया है, यदि मैं समझ पा रही हूँ इस बात को। जी बिल्कुल, और मैं प्रोफेसर बलराम सिंह जी के साथ पूरी तरह सहमत हूं कि ऐसे जो हम अक्सर समानांतर शब्दावली ढूंढते हैं लेकिन मिलती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ था ही नहीं कभी। अब रिलीजियन है, रिलीजियन के लिए धर्म का शब्द का बड़े उदारता से हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे गलत कोई बात हो नहीं सकती है, क्योंकि रिलीजियन एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। धर्म और मजहब दोनों अलग है। धर्म जो है वो एथिक्स से रिलेटेड है, धर्म मूल्यों से रिलेटेड है, धर्म सत्य से रिलेटेड है, और रिलीजियन जबकि एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, एक बिलीफ सिस्टम है। तो आप बहुत लूजली हम लोग यहाँ अपने देश में उसका यूज करते हैं। हमारे यहाँ कई शब्द ऐसे हैं जो हमारे यहाँ नहीं है। मसलन हमारे यहाँ जो है धर्मयुद्ध, मतलब वो जो लोग सनातन धर्म में नहीं मानते हैं उनके खिलाफ नहीं है। धर्म में भगवान श्री राम भी सनातनी थे और रावण भी सनातनी थे,
लेकिन उन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ वो धर्म युद्ध था। जो महाभारत हुआ वो भी दोनों ही सनातनी थे, लेकिन दोनों के बीच में जो हुआ वो धर्म युद्ध हुआ। तो वो न जिहाद है, वो न क्रूसेड है। तो कई बार हम तुलना जब करते हैं तो हम वेस्टर्न टर्म्स का इक्विवेलेंट हम यहां देखते हैं, तो वो जो है वो उसमें कई गलतियां हो जाती है। तो धर्म पत्नी, धर्म भाई, धर्म गुरु, ये सब फिर रिलीजियस वाइफ हो जाएगा, रिलीजियस ब्रदर हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और इसी तरीके से हमारे यहाँ कोई मतांतरण का कहीं कोई अब ये शब्द बनाया है मतांतरण, और कन्वर्जन का कोई सिस्टम ही नहीं होता था, कोई और होता ही नहीं था, तो कन्वर्जन किस में करें? और यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो इसलिए हम जिस कॉन्सेप्ट से लेकर आए और इसलिए इक्विवेलेंट टर्म्स को हम ढूंढते हैं, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि रिपब्लिक को अब हम गणतंत्र बोलते हैं, वो वैसे ही बोलते हैं जैसे हम कभी सेक्युलर को धर्मनिरपेक्ष कहते थे, जबकि हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। महात्मा गांधी ने तो कहा है कि राजनीति अगर धर्म विहीन हो जाए तो फिर वो कितना निरर्थक है, वो राजनीति जो है वो तो अपराध बन जाएगा। तो उसका मतलब वो पॉलिटिक्स में रिलीजन लाने की बात नहीं कर रहे थे। तो इसलिए वो था हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म का मतलब है सर्वधर्म समाभाव, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स, ये था सर्वपंथ समाभाव, सर्वपंथ समाभाव, तो पंथ है। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं। अब हमको, मैं पूरी तरह सहमत हूं कि गणतंत्र, लेकिन इतने बड़े एक स्तर पर, इसके लिए हमने जो संशोधन भी किया संविधान में, इससे पंचायती राज संस्थाओं को हमने मजबूत करने का प्रयास किया। तो पंचों का जो एक पहले से ही हमारे यहां सिलसिला चलता आया वो गणतंत्र था, जहां पंचायत बैठती थी एक गांव में, समस्याएं, कोई कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई थाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो आपस में बैठते थे और सभी परिवारों के जो है जो भी समस्याएं उसका कोई ना कोई जो है वो समाधान निकाला करते थे। लेकिन इतनी बड़ी जब आबादी आ गई और फिर जो विदेशी हुक्मरान आए हमारे यहाँ, उन्होंने फिर अपना सिस्टम, कोर्ट कचहरी, पुलिस, थाना, ये सारा कुछ उन्होंने जो है इस तरीके से बना दिया कि आज हम उस सिस्टम को हम लोग फॉलो करने लग गए। तो और डेमोक्रेसी का भी, या जो गणतंत्र की जो बात है, उसमें भी हम वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है रिपब्लिक का, उसी को हम फॉलो करने लग गए हैं कि वो, जबकि क्या आम व्यक्ति वो कितना सशक्त है वो अपने फैसले लेने पर, उसके लिए विकेंद्रीकरण की जरूरत है, डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। जहां दिल्ली में बैठा व्यक्ति नहीं तय करेगा कि मणिपुर में क्या होना चाहिए या तमिलनाडु में क्या होना चाहिए, वो नहीं तय करेगा, वहां के व्यक्ति तय करेंगे कि दिल्ली में क्या होना चाहिए। और इसका निष्कर्ष ये हुआ, हमने मेन स्ट्रीम बना दिया, साइड स्ट्रीम बना दिया। हम कहते हैं ये मुख्य धारा है, हम कहते हैं उत्तर पूर्व के लोगों को मुख्य धारा में आना चाहिए। उत्तर पूर्व खुद मुख्य धारा है, और हमने उत्तर पूर्व को पूरा अपने इतिहास के पुस्तकों से और बाकी सब चीजों से बाहर रखा। इसलिए हमको, मुझे लगता है कि ये शब्दावली जो है, पॉलिटिक्स ऑफ टर्मिनोलॉजी, ये भी बड़ा खतरनाक चीज है। ये शब्दों का जो खेल है, वो पश्चिम का अनुकरण करके हम उसका शब्दों का बिल्कुल, जिसको कहते हैं हम तर्जुमा, या जिसको हम कहते हैं लिटरल ट्रांसलेशन जब करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल यहाँ जो गणतंत्र के बारे में जो चर्चा किया प्रोफेसर सिंह ने और प्रोफेसर मिश्र ने, मैं समझता हूं कि बिल्कुल अगर सही मायने में देखिए तो वही है। लेकिन अब हम संविधान के अनुसार मानते हैं, तो हमारे यहाँ जो संविधान का जो भी प्रावधान है उसके अनुसार ही हम लोग जो है आज अपने गणतंत्रता दिवस को हम मना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी लीक से हटकर कुछ काम करने का जो है वो
डॉक्टर संपदानंद मिश्रा ने भी वह भी करते रहे हैं, आप भी करते हैं उस तरीके से। तो हमारे जो मेहमान हैं जैसे डॉक्टर मनीषा मेहरोत्रा हैं, वो उनका जो कार्य है वह भी इसी तरह का है। वो जो एक लकीर पे लोग चलते हैं उससे अलग हटकर अपने भारत की जो व्यवस्था है प्राचीन, हमारी मूल व्यवस्था, उसमें यकीन करती हैं, विश्वास रखती हैं। तो चूंकि आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, तो हम थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से जानना चाहेंगे कि जो भारत में गणतंत्र की स्थापना जब हुई थी, अब अर्थव्यवस्था में क्या कुछ बदलाव आए थे? किस तरह की पहले व्यवस्था थी, फिर क्या कुछ उसमें परिवर्तन आए या कैसी व्यवस्था हुई? वो क्या भारत की व्यवस्था से कहीं ना कहीं कोई उसमें जोड़कर अगर देखें तो कोई समानता है उसमें? आप क्या सोचते हैं? यहाँ उपस्थित सभी विद्वत गणों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम लोग ये जो चर्चा कर रहे हैं इस पे बहुत ज्यादा मुझे आत्मिक प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि पूरे लगातार जो हम लोगों का 70-75 साल का जो ये अभी तक की जो जर्नी रही है, उसमें निश्चित रूप से जो है हम लोगों का जो ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का दौर रहा, तो इस दौर में हम लोगों ने बहुत सारी नई चीजें सीखी, लेकिन वो निश्चित रूप से हमारे प्राचीन भारतीय सभ्यता से कहीं ना कहीं बहुत अलग है। और वो एक तरह से कहा जाए तो काफी चीजें हम लोगों ने फेडरल सेटअप में या जो हमारी संघीय व्यवस्था है उसमें हम लोगों के ऊपर थोपी गई। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जितना भी 1950 के बाद जो हम लोगों ने अपने संविधान को अडॉप्ट किया, तो उसमें अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था वो काफी हद तक पूरा का पूरा ही उसी रूप में हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। और जो पूरी ये संघीय व्यवस्था थी, चूंकि आर्थिक पक्ष से अगर मैं कहूँ तो जो संघीय व्यवस्था या फेडरल सेटअप हम लोगों ने शुरू किया, तो उसके कई सारे फेजेस जो थे ब्रिटिश काल में लेके आए। मतलब उन्होंने अलग अलग चार्टर्स, कई सारे एक्ट्स लेके आए, और 1833 से 70 तक का एक फेज रहा जहां पर कि पूरा का पूरा गवर्नर जनरल जो था वही उसका पूरा, उसके पास ही पूरा कर वसूलने का जो है कि उसका अधिकार होता था। फिर उसके बाद 70 के बाद 71 में लॉर्ड रिपन ने कई सारे थोड़ी मतलब पहली कोशिश जो कह सकते हैं कि 1871 से लेके 1918 के आसपास जो दूसरा चरम था जब उन्होंने संघीय व्यवस्था को आगे बढ़ाया ब्रिटिश काल में, तो उसमें उन्होंने, रिपन ने पहली कोशिश करी कि थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन लाने की, जहां पर वो थोड़ी प्रांतीय स्वतंत्रता वगैरह देने की बात कि अलग अलग प्रांत जो थे वो थोड़े थोड़े कर जो थे वो वसूल कर सकते थे, परंतु फिर भी गवर्नर जनरल ही मुख्य रूप से होता था। अब ये जो पूरा सेटअप था, और मेनली 1919 से लेके 1935 तक का, मतलब 1919 से 35 जो तीसरा चरम था भारतीय संघीय व्यवस्था को लागू करने का, जो हम लोग आज वर्तमान में इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इंडियन फेडरल सेटअप में जो हम लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं, तो उसमें जो तीसरा फेज था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसको हम लोग 1990 का रिफॉर्म्स भी कहते हैं, तो उसमें पहली बार प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब प्रांतों को उन्होंने स्वायत्तता दी कि आप भी कुछ कर वसूल सकते हैं, लेकिन केंद्र में जो है वो मुख्य जो है केंद्र सरकार जो है, जिसका कि गवर्नर जनरल मालिक होते थे, वही उसको पूरी तरीके से चलाएगा। और फिर हम लोगों ने 1935 एक्ट जो वो अंग्रेज लेके आए, तो उसको ही हम लोगों ने ऑलमोस्ट इन टोटो जो है हमने अपने संविधान में उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो एक संघीय व्यवस्था, जैसे अभी मैं प्रोफेसर सुरेश सर को और बलराम सर को सुन रही थी, तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए तो ये हमारी भारतीय जो संघीय व्यवस्था होती थी, मतलब अगर उसको डिफाइन ना करें कि हाँ किस तरीके का गणराज्य जैसे कह रहे हैं, तो अब अगर आप बात करें तो हमारे मतलब ऋग्वेदिक काल, और ऋग्वेदिक काल से भी और अगर पहले चले जाएं तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमारी पूरी एक संघीय व्यवस्था थी, पूरा का पूरा एक अर्थ का एक अपना पूरा सिस्टम था, वहाँ गिल्ड्स होते थे, पूरा का पूरा जो पूरी धरती को अगर कहा जाए तो हम लोगों ने फर्स्ट अर्बनाइजेशन दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शहरीकरण का जो फर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमनाइजेशन का जो फर्स्ट शहरीकरण है, वहां से हमें उसके साक्ष्य मिलते हैं। 2300 बीसी से लेके लगभग 1800 बीसी तक हमारे पास एक फुल फ्लरिश सभ्यता थी, जो कि बहुत बहुत आधुनिक थी आज के जमाने से अगर हम कंपेयर करें तब भी। और उसमें ट्रेड्स थे, गिल्ड्स थे, उनके अपने कॉइन्स थे, सील्स थे, और उस तरीके से वो पूरा जो उनका राजस्व का सिस्टम रहा वो काफी कुछ स्वतंत्र था। और
आपसी जिनको कहे कि डिवीजन ऑफ लेबर या कार्य का विभाजन इतने अच्छे से था कि एक तरफ शहर होता था, किस तरह से उनके वहां पर अर्बन ड्वेलिंग्स होते थे। तो वो सब के बाद फिर धीरे धीरे जब हम लोग ऋग्वेदिक काल में आते हैं तो भी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक पूरी की पूरी अपनी स्वतंत्र एक जो थी संघीय व्यवस्था थी कि सभा है, समिति है, और फिर एल्डरली का एक विधत्त करके भी हम लोग पढ़ने में बहुत सारे हिस्ट्री की किताबों में हमें मिलता है कि विधत्त एक जो थी हाउस ऑफ एल्डरलीज थी। और वहां पर पूरा जो कर था किस तरीके से तय होता था कि हमारा राजस्व जो है वो बलि भाग होगा, कितना हिस्सा भाग होगा, किस तरीके से जो है कि राजा मतलब किसी के ऊपर लागू नहीं करता था, लेकिन प्रजा जो है वो स्वतः रूप से 3/5 भाग या 1/2 भाग कितना जो है वो राजस्व का हिस्सा जो है वो सरकारी खजाने में जाके स्वतंत्रता से देती थी। तो अब जैसे पूरा ये जो हमारी एक गणराज्य की या ये जो संघ की, जैसे अभी सर कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि हम संघीय व्यवस्था हमारे यहाँ पर थी, और 16 महाजनपद का भी पूरा अगर आप काल देख लें, उसके बाद मौर्यन एम्पायर का चाणक्य कौटिल्य जी का जो लिखा हुआ है, मैं तो ये मानती हूँ कि उतना खूबसूरत और उतना लॉजिकल जो है आज तक कोई पॉलिटिकल इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं लिखा गया होगा जो अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा था। तो उस पूरी व्यवस्था में हर किसी का दायित्व जो था वो एकदम पूरी तरीके से डिवाइडेड था, और डिवाइड होते हुए भी वहां पर हर किसी के पास स्वतंत्रता थी, ऑटोनॉमी थी। उस चीज को इवन आप गुप्तकालीन देख लें, पूरे हमारे जितने राजपूत के अलग अलग डायनेस्टीज थे, प्रतिहार्स हैं, साउथ इंडिया में चोल हैं, चालुक्य हैं, सबके पास अपने खुद की एक आर्थिक व्यवस्था थी, और वो आर्थिक व्यवस्था में कहीं पे भी कोई टकराव नहीं था। लेकिन जब हम लोगों ने आज़ादी के बाद जब हम ये पूरा का पूरा जो संवैधानिक दृष्टि से जब हम इंडियन फेडरल सेटअप की बात करते हैं, तो उसमें जो है कि बहुत अच्छे तरीके से, मैं कहूँगी बहुत टैक्टफुली जो है ब्रिटिशर्स ने इसको केंद्र सरकार और हमारे अलग अलग प्रांतीय सरकारों के बीच में बहुत सारे अलग अलग वेस्टेड इंटरेस्ट थे उनके, जिसके वजह से उन्होंने टकराव के लिए उन्होंने शुरू किया। क्योंकि 1908 का अगर आप देखें, 1908 का जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था, वो वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं। वहाँ पर वो जब 1919 में वो प्रांतीय सरकारों को जो है स्वायत्तता देते हैं, तो वो स्वायत्तता इसलिए नहीं दे रहे थे कि हाँ आप अपने करों को वसूल लें, वो इसलिए दे रहे थे कि इस तरीके से अलग अलग राज्य जो है, प्रांतीय सरकारें जो हैं, वो आपस में टकराव हो, क्योंकि राजस्व को लेके कहीं ना कहीं टकराव होना उनका शुरू हो गया था। तो ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की एक लालच उन्होंने शुरू में दी, जो कि हमारे अपने भारतीय प्राचीन सभ्यता में तो हमेशा से थी और कहीं पे भी कोई टकराव नहीं था। और जब हम 1950 के बाद अगर हम लोग देखें, तो आजाद भारत में भी हम लोगों ने उस संघीय व्यवस्था में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया, क्योंकि जैसा हमें इंपीरियलिज्म सिस्टम से हमें मिला था, उसी व्यवस्था को हम लोग अभी तक ऑलमोस्ट चलाते चले आ रहे हैं कि केंद्र में एक मजबूत सरकार होगी, और काइंड ऑफ कैनेडियन मॉडल है कि केंद्र में मजबूत सरकार होगी और हमारे जो स्टेट्स हैं उनके पास अपने स्वायत्तता होगी। तो एक चीज जो मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि बहुत इसमें जो अच्छी चीज मुझे लगती है कि हमने इसको संवैधानिक रूप से स्थापित कर दिया, और हमारे जितने भी संविधान को बनाने वाले हमारे जितने मार्गदर्शी थे, हमारे जितने विजनरीज थे, उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया कि हमने संविधान के अंदर 7th शेड्यूल में ही हमने इस विभाजन को बहुत खूबसूरती से लिख दिया और बता दिया कि यूनियन का कितना, केंद्र का कितना काम होगा, यूनियन लिस्ट में क्या क्या काम होगा वो उन्होंने बता दिया। स्टेट लिस्ट में जो है, जो लिस्ट 2 है 7th शेड्यूल का, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली बता दिया कि जो भी चीजें राज्य के अधीन वो चीजें होंगी जो लोकल या रोजमर्रा की चीजें हैं, तो बिजली है, पानी है, सड़क है, इन सब के कामों को उन्होंने स्टेट लिस्ट में डाला। और फिर जो है एक कॉन्करेंट लिस्ट बनाया कि अगर कहीं पे भी राज्य और प्रांतीय सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स में कहीं पे भी कुछ टकराव की आशंका होती है, तो फिर वहां पर केंद्र जो है
उसका डिसीजन मान्य होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो हमने शेड्यूल्स में ये यूनियन एंड स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट बनाया और उसको लिखित में बनाया, ये एक हम लोगों के लिए बहुत अच्छा मॉडल तैयार हो गया। क्योंकि मैं अक्सर ये बात अपने क्लासेस में भी कहती हूँ कि 1947 या 1950 के बाद, जहाँ की आप देखो पूरी दुनिया जो है निश्चित रूप से एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ कुछ देश थे और कुछ देश जो थे वो आपके सोशलिज्म की तरफ थे, और फिर एक्सट्रीम में वो आगे बढ़ के कम्युनिज्म में हो गया। तो दो मतलब बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया बढ़ रही थी 45 के बाद। और उसके बाद धीरे धीरे जो है 47 में हम आजाद हुए और 50 में जब हमने संविधान शुरू अडॉप्ट किया और 51 में हमने अपनी प्लानिंग शुरू की, भारत की जो नियोजन काल है वो शुरू होता है, तो हमने दुनिया को पहली बार बहुत अच्छा मॉडल मिक्स्ड इकोनॉमिक प्लानिंग का दिया। तो भारत जो है एक्चुअली आज हम लोगों के पास लिटरली कह लीजिए कि 75 साल का हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमिक प्लानिंग का एक्सपीरियंस है। तो हम लोग चैंपियन हैं क्योंकि हमने दुनिया को पूंजीवादी और समाजवाद का एक मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होनी चाहिए वो अर्थव्यवस्था हम लोगों ने दी। और आज अगर आप एनालाइज करिए तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, कैपिटलिज्म जो है वो भी प्योर कैपिटलिज्म नहीं है, और अगर रशिया को देख ले तो वो भी पूरी तरीके से समाजवाद को नहीं है, क्योंकि वहां पर भी लिबरलाइजेशन, उदारीकरण जो है 80-85 के बाद शुरू हो गया। और अगर कैपिटलिज्म कंट्रीज को देखें तो अभी जैसे कुछ साल पहले ही अभी जब डोनाल्ड ट्रंप साहब थे तो पहली बार मुझे लगता है सर ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि रिजर्वेशंस की बात की गई। तो यानी वहां पर भी केंद्र का काफी हद तक जो है हस्तक्षेप शुरू हो गया, या सरकारें जो हैं उसमें हस्तक्षेप कर रही हैं। तो यानी वहां पे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी, लेजर्स फेयर होगा, मांग और पूर्ति अपने आप से सब कुछ तय करेगी, तो ऐसा नहीं है। वहां पर भी राज्य है और राज्य जो है कुछ हद तक जो है रिसोर्सेस का, संसाधनों का बंटवारा करने में हस्तक्षेप करती है। तो हम लोगों को लिटरली इस बात का बहुत गर्व होना चाहिए कि भारत की जो एक प्राचीन संघीय व्यवस्था थी उस व्यवस्था में बीच में काफी कुछ बदलाव आया, परंतु फिर भी हम लोगों ने कर का कैसे विभाजन होगा बहुत अच्छा, हम लोगों ने 1950 में देशमुख अवार्ड जो था वो बहुत महत्वपूर्ण मैं मानती हूँ। उसके बाद हमने गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला को लेके आए जिसके आधार पर राज्य और केंद्र के बीच में राजस्व का बंटवारा कैसे होगा, इनकम टैक्स कैसे बंटवारा होगा, या हमारा एक्साइज यूनियन एक्साइज ड्यूटीज जो है उसका कैसे बंटवारा किया जाएगा। और इन करों के बंटवारे का ही मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होता था, क्योंकि आज भी अगर कहीं राज्य और केंद्र के बीच में थोड़ा मोड़ा तनातनी देखने को मिलता है तो वो राजस्व के बंटवारे को लेके ही होता है कि फाइनेंशियल रिलेशंस कितने स्मूथ हैं। तो हम लोग वाकई पूरी दुनिया को जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की हम लोगों ने एक नई अर्थनीति दी वो बहुत बहुत सक्सेसफुल रही है, और उस चीज के लिए मैं मानती हूँ कि कभी भी राज्य और केंद्र में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई, और खास करके पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में कहीं पे भी कोई ज्यादा मतभेद नहीं है। तो वी हैव रियली डन अ वेरी गुड जॉब, हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है अपने इस 75 साल की स्वतंत्रता की जर्नी में, खास करके आर्थिक दृष्टि से। हाँ, ये बात अलग है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो समस्याएं हैं वो उनका आधार जो है वो निश्चित रूप से 150-200 साल पुराना आधार है, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती कि जो धरती, जो दुनिया की धरती सोने की चिड़िया थी, जो इस धरती में हमेशा से ही फसल लहलाते रहते थे, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि 125-150 साल के इतिहास में वो धरती इतनी गरीब हो जाएगी। कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो हम लोगों को एक ऐसे लिखने को आता था कि राइट अबाउट योर कंट्री, तो जब हम देश के बारे में लिखते थे और बड़े बड़े उस समय के मतलब 30-35 साल पहले बड़े बड़े सोशलिस्ट और बड़े बड़े विचारक जो थे वो ये लिखते थे, इंडिया इज अ रिच कंट्री इनहैबिटेड बाय पुअर। तो ये पढ़ के बड़ी कोफ्त होती थी कि अरे हम कैसे देश में हैं जहां पर कि सिर्फ ये गरीबों का देश है क्या, ऐसा नहीं है। तो अब समझ में आता है कि नहीं, वो सब राजनीति का हिस्सा था। हम लोगों ने अपनी जर्नी में बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे काम किए और बहुत कुछ अच्छा अचीव किया है। बिल्कुल सही आपने कहा। भारत जो है पूरे संसार के जो देश हैं तमाम, भारत को कहीं ना कहीं कुछ अगर होता है ना कि मीडिया में भी आता है कि भारत नीचे है, भारत में बड़ी कमियां हैं और बड़ी दुर्व्यवस्था है। अभी कोविड के समय में भी भारत का नाम जो है बहुत उछाला जाता है मीडिया में भी, जी संसार के जो दूसरे जो बाहर के मीडिया है उसमें भी।
तो ये है, और हम अपने आप को भी कहीं ना कहीं बहुत कमतर आंकते हैं, ये भी एक बिल्कुल। प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं प्रोफेसर मिश्रा से ये पूछना चाहूंगी, एक प्रोफेसर वसंत माचवे हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, उन्होंने ये लिखा है, इस पे मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। उन्होंने लिखा है कि पहले जनसंख्या कम थी, इसीलिए गण शब्द का उपयोग हुआ। आज जनसंख्या बहुत होने से नियम आवश्यक हुए हैं, इसीलिए संविधान बनाकर गणतंत्र लागू किया गया, ये उन्होंने ऐसा कहा है। तो इस पे आप पहले तो कि आप क्या इस पे कहना चाहेंगे, और दूसरा कि मैं इससे आगे भी आपसे सवाल जो है वो पूछना चाहूंगी, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? चाहे जनसंख्या कम हो या अधिक हो, अनुशासन कभी भी इम्पोज्ड नहीं होना चाहिए। तो जो हमारे भारतीय धर्म की जो व्यवस्था है, धर्म के अनुसार सत्येन धर्मेण, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सत्य के मार्ग पे रहकर, चाहे आप ये टर्मिनोलॉजी चेंज कर देने से जो बेसिक जो फंडामेंटल चीजें हैं, राज्य से संबंधित हो या अनुशासन से संबंधित हो, गणतंत्र से संबंधित हो, तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी का बदलाव इसलिए नहीं हुआ है, या सिर्फ टर्मिनोलॉजी बदला लेने से भी जो वास्तविक काम होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। तो सत्य और धर्म को आधार मानकर ही जब अनुशासन या शासन व्यवस्था आगे चलेगा, तब जाके एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो ये मेरी मानना है कि सत्य और धर्म, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम की जो परिकल्पना, और सत्य प्रेम और शक्ति की जो परिकल्पना, इसी को आधार मानकर हमारी सारी शासन व्यवस्था, हमारी सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जनसंख्या कम हो अधिक हो, उससे इसको लिंक करने का कुछ महत्व हो सकता है, परंतु जैसा हमारे प्राचीन व्यवस्था था, स्वभाव और स्वधर्म को पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत एक राष्ट्र की एक हिसाब कि भारत के स्वभाव क्या है, भारत के स्वधर्म क्या है, उसके अनुगुण व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था है तो एक स्वस्थ राष्ट्र निर्माण हो सकता है, व्यवस्था नहीं है तो उसमें श्रम करना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। गणतंत्र की जो स्थापना हुई थी भारत में, रिपब्लिक की जो स्थापना हुई 1950 में, जब संविधान लागू हुआ उसके साथ में, तो भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी, आजादी मिल गई थी, और उसके बाद गणतंत्र की स्थापना हुई। तो ये जो गणतंत्र है जिसको रिपब्लिक कहते हैं, ये है कि लोगों का तंत्र, जिसमें कि लोग जो है वो मेन लीड वो करेंगे, और जो व्यवस्था है उनके हिसाब से होगी। लेकिन फिर यह है कि राष्ट्रपति एक हो गया, और वो पता नहीं लोगों की व्यवस्था, लोगों से चलाने वाली बात जो है कहाँ गई। तो हमारे देश में जो गणतंत्र है, जिसकी आपने भी व्याख्या की है, आप क्या मानते हैं कि ये जो गणतंत्र है, रिपब्लिक की जो स्थापना हुई, वो हमारा जो गणतंत्र है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है गणतंत्र का, हमारी जो व्यवस्था थी, उससे कहीं भी कोई समानता इसमें आपको दिखाई देती है? नहीं है। देखिए, ये जो गणतंत्र, जो संविधान हमारा प्रणयन हुआ है 1950 को, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ आज के तारीख पर। मैं और एक किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं कि भारत स्वाधीन होने से पहले 1934 को भारत के लिए, मैं भारत का नहीं कहता हूं, भारत के लिए जो पहला संविधान बनाया था वो थे वासिष्ठ काव्यकंठ गणपति मुनि। उन्होंने अकेला ही बैठ के संस्कृत में, जैसे पतंजलि के योग सूत्र है, तो इसी प्रकार सूत्र शैली में 560 सूत्र उन्होंने बनाया था, जिसका नाम है साम्राज्य निबंधनम। तो जिस प्रकार की व्यवस्था हम देखते हैं, क्योंकि उन्होंने जो संविधान बनाया है साम्राज्य निबंधन ग्रंथ है, और उसका अध्ययन अध्यापन भी होना चाहिए, इस पर शोध कार्य भी होना चाहिए। और आज की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का,
तो उसके साथ भी उसका तुलना की जाना चाहिए और उससे प्रेरणा भी ले जानी चाहिए। तो जो जिस प्रकार की व्यवस्था ये आज चल रहा है और जिस प्रकार की व्यवस्था वासिष्ठ गणपति मुनि ने अपने साम्राज्य निबंध ग्रंथ में दिए हैं, तो उसमें बहुत समानता है। खाली उसमें जो राजा कहते हैं, जो देश के जो मुख्य होगा, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर सारी जो जो भी व्यवस्था है आजकल आज के संविधान में, ये सारी व्यवस्थाएं वहीं पे है। और पर ये सर्व धर्मशास्त्र के आधार पर उन्होंने बनाया है। पर आज के जो संविधान को जो हम मानते हैं, बहुत हद तक एक अनुकरण भी हम लोगों ने किया है, जो नजर आता है कि बाहर के व्यवस्था का जो अनुकरण। लेकिन साम्राज्य निबंधन जो बनाया है वासिष्ठ काव्यकंठ गणपति मुनि ने, उन्होंने धर्मशास्त्र के आधार पर भारत के संविधान खुद अकेला 1934 को बनाया था, और जिसमें भी चाहे ये अनुशासन के लिए, मतलब एक शासन व्यवस्था के लिए ये हायरार्की होनी चाहिए, पर वॉइस रहेगा लोगों का, और लोग अनुशासित रहेंगे सत्य और धर्म के मार्ग से, सत्य से परिचालित होंगे, देश को खुद को परिचालित करेंगे सत्य से। तो ये निष्कर्ष है साम्राज्य निबंधन जो ग्रंथ लिखा है वासिष्ठ गणपति मुनि ने, जिसकी बहुत सारी समानता हमारे संविधान के साथ है, पर बहुत सारे तत्व जो भारत के स्वभाव और स्वधर्म के अनुगुण होना चाहिए, जो मिसिंग है या जो लैकुने हैं। जब हम अमेंडेशन की बात करते हैं, संशोधन की बात करते हैं संविधान की, तब वासिष्ठ गणपति मुनि के साम्राज्य निबंधन को भी ध्यान में रखना चाहिए, हमारे धर्मशास्त्रों को भी ध्यान में रखना चाहिए, हमारी प्राचीन राज्य व्यवस्था जैसी थी उससे क्या प्रेरणा हम ले सकते हैं, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। उस तरह की व्यवस्था कहीं ना कहीं यदि थोड़ी सी नहीं है तो उसको ध्यान में रखते हुए व्यवस्था में उसको लाया जा सकता है। मैं प्रोफेसर सुरेश से ये जानना चाहूंगी कि प्रोफेसर सुरेश जी, जैसा अभी प्रोफेसर मिश्रा बता रहे थे कि इस तरह की व्यवस्था, तो भारत में जब स्वतंत्रता, भारत को आजादी मिली, तो स्वतंत्रता की बात यदि होती है तो आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्र भारत का जो स्वतंत्र है, अपना ओन सिस्टम, उसकी बात आती है, तो क्या सही मायने में हम पहले तो स्वतंत्र हैं? दूसरी चीज की गणतंत्र की स्थापना हुई, मतलब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और फिर गणतंत्र की स्थापना 1950 में हुई थी। तो आप क्या मानते हैं दोनों के बीच में क्या जिस तरह से स्वतंत्रता मिली, आजादी मिली हमें और गणतंत्र की स्थापना हुई, क्या आप उसमें अंतर महसूस करते हैं? क्या फर्क लगता है आपको? जी देखिए, अगर आप तकनीकी दृष्टिकोण से पूछेंगे तो मैंने जो पहले भी कहा कि स्वतंत्रता यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता हमें मिली, जहां हम अपने फैसले खुद कर सकते थे, अपने पसंद के चुनाव हम जो सरकार है वो बना सकते थे, और हम किसी और पर निर्भर नहीं थे। गणतंत्र और संविधान, इसने आम व्यक्ति को, देश के आम व्यक्ति को बहुत सारे अधिकार, जिसमें खासकर जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो मूलभूत अधिकार है, वो हमें प्रदान किया। जिसमें जो फंडामेंटल राइट है वो तो जस्टिसिएबल भी है, अगर उसका उल्लंघन होता है तो हम अदालत में जा सकते हैं और हम उसके लिए जो है इंसाफ मांग सकते हैं कि ये हमारे साथ गलत हुआ है, संविधान के विरुद्ध हुआ है। तो उसके लिए पूरी एक प्रणाली बनी हुई है जिसमें संविधान का इंटरप्रिटेशन का जो दायित्व है वो उच्चतम न्यायालय को दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को वो अधिकार दिया गया है।
अब ये तो टेक्निकल हुआ। अब हम इसको भावनात्मक और भावात्मक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो स्वतंत्रता का असली मायना और गणतंत्र का तो ये होना चाहिए जहां हम न सिर्फ राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो, बल्कि इस देश का हर नागरिक आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी स्वतंत्र हो। यानी कि हम जातिवाद से ऊपर उठकर, हम गरीबी, पिछड़ापन, इससे ऊपर उठकर हम इस बात को सुनिश्चित कर सके कि हमारे देश का हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त होगा, हर व्यक्ति को जीवन यापन का साधन सुनिश्चित होगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि इन चीजों के बगैर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हम अपने आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें बहुत आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि जब हम एक महाशक्ति का स्वप्न देख रहे हैं, एक महाशक्ति बनने का, तो जब हमारे एक अच्छे खासे तबके की मूलभूत जरूरतें ही आज पूरी नहीं हुई है 75 साल की यात्रा में, प्रयास चल रहे हैं, लेकिन आज भी समस्या तो है। हम इसका निराकरण जब तक नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि हम सही मायने में एक गणतंत्र है। ये गण अगर संतुष्ट नहीं है, ये गण अगर दुखी है, ये गण अगर पीड़ित है, ये गण अगर वंचित है, तो फिर ये गण का तो तंत्र नहीं है, ये किसी और का तंत्र है। तो उस गण को हम कैसे सशक्त बनाएं, मजबूत करें, इस दिशा में हमको कदम उठाने की जरूरत है। जहां ये जो गण है जिससे ये गणतंत्र बना है, वो तो उसकी मूल कड़ी है। वो जो मूल कड़ी है, अगर उसको अगर मजबूत नहीं करेंगे तो फिर वो पूरा तंत्र जो है वो कमजोर पड़ जाता है जी। इसलिए आपने जो पूछा उसमें, इसमें कहीं दो राय नहीं कि हम मतदान करने जा सकते हैं, ये मुझे स्वतंत्रता मिली है, लेकिन क्या मैं आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से इतना सशक्त हूं कि मैं बगैर किसी के प्रभाव में आकर मैं स्वतंत्र निर्णय कर सकता हूं? यह भी सोचने वाली बात है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल आपने सही कहा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है और आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी है। मैं यहाँ पे दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि प्रोफेसर संपदानंद मिश्रा जी को किसी दूसरे कार्यक्रम में जाना है, इसीलिए वह अब हमसे विदा लेना चाहते हैं। तो जो मुख्य बातें थी उनसे हो गई हैं, तो हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम में आप आए। असल में हमारा कार्यक्रम हमने सोचा था कि 1 या सवा घंटे तक ही हमारा कार्यक्रम चलेगा, मगर ऐसी कुछ बातें होने लगी, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें, तो लेकिन आपसे काफी कुछ बातें हो गई। आपने जो अपने विचार रखे, बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना समय हमें दिया, इतने व्यस्ततम आपका शेड्यूल है उसमें से निकालकर, बहुत धन्यवाद मिस्टर संपदानंद मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब जैसे अभी प्रोफेसर सुरेश ने बोला कि सही मायने में अगर गण जो है उनका ध्यान नहीं है, उनके लिए पूरी व्यवस्था नहीं है, तो गणतंत्र किस तरह से मान सकते हैं। प्रोफेसर सिंह से मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसा जिस तरह का आपका काम रहता है, जो बातें आप कहते हैं, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र, क्या इन शब्दों में कोई अंतर? जिस तरह से लोक की बात होती है, लोक है, जन है, जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, तो प्रजा है, लोग सबको एक जैसा उस तरह से लेते हैं, मगर सबके शायद भाव सबके कुछ अलग हैं, गणतंत्र के भाव।
आप क्या समझते हैं इसके विषय में, आपका क्या विचार है? फिर मैं कुछ जो अगला सवाल है वो फिर आपसे करूंगी। जी, ये जनतंत्र जो जनित होता है, पैदा होता है, उसको जन कहते हैं, सीधी सी बात। उसके बाद लोक जो होता है वो तो सब लोग मिलके जो लोकोक्तियां होती हैं, लोकाचार होते हैं, ये उनकी सभ्यता संस्कृति, उसको लोकतंत्र कहते हैं। वो जैसे गांव का देश या क्षेत्र होगा, उस तरह के लोग जो जैसे काम करते हैं। जहां तक प्रजातंत्र की बात है, वो बहुत आवश्यक है समझना। प्रजा जो है वो क्रिएटिव होती है, उसको प्रजा का मतलब ही हो, जैसे प्रजापति सृष्टि करते हैं, उसी तरह से प्रजा जो है सृष्टि करती है। जो प्रोफेसर सुरेश जी का जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं उनसे, मेरा मतभेद है, थोड़ा सा मतभेद है, शायद मतभेद नहीं होगा, बात वही शायद कहना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं, जहां के गण संतुष्ट नहीं है, वो व्यवस्था कैसी हो सकती है? सही में वो व्यवस्था गणतंत्र नहीं हो सकती। लेकिन प्रजातंत्र जो है वो गण को सशक्त बनाती है। उसको हमको किसी, जब तक हमको ये आशा, यही मेरा थोड़ा सा मतभेद है, शायद हो मतभेद हो सके, वो भी नहीं हो, कि वो हम, अगर हमको, जैसे कहते हैं लोग महिला सशक्तिकरण या दलित सशक्तिकरण या जो भी, अरे जब मेरे से आपको जरूरत है तो आप सशक्त कैसे हो सकते? आप सशक्त हैं, ये भाव जगना चाहिए आपके अंदर, जो कि प्रजातंत्र करवाता है। प्रजातंत्र जो है वो क्योंकि हर व्यक्ति जो है उसके अंदर सृजन भगवान ने दिया हुआ है, मस्तिष्क में सारी दुनिया के लोगों के अंदर सृजनात्मक भाव होते हैं। तो जब उनके भाव के आधार पे, प्रजा के आधार पे व्यवस्था बनेगी, उनकी क्रिएटिविटी वो शिक्षा में होनी चाहिए, वो अर्थव्यवस्था में होनी चाहिए, तो जिससे कि वो सही में सशक्त हों, और उनके सशक्तिकरण से जो गण बनेंगे प्रजा से, वो गणतंत्र होगा। और उसके, अगर अब इसमें समस्या यह है कि हम लोग काफी चर्चा कर रहे हैं, और क्योंकि इतने दिन से ये चल रहा है, जब मेरे पास एक ही इसमें अस्त्र है प्रोफेसर सुरेश जी, कि मेरे पास दूरदृष्टि है, जो कि आप लोगों के पास कम है तो आप लोगों के वैचारिक दूरदृष्टि है, लेकिन मेरी दूरदृष्टि के लिए मैं स्वयं कुछ ज्यादा, मेरे अंदर भाव नहीं है, कोई विद्वता नहीं है, बस मैं दूर हूं, इसलिए मेरी दूरदृष्टि और वो दूरदृष्टि ये दिखाती है जो कि थोड़ा सा आप लोग, हम भी वहां पर थे तो हम अपने गांव की भाषा बोलते थे, हम बाद में समझ में आता हिंदी लोग क्यों बोलते हैं। भाई हमारी गांव की भाषा अवधी में बोलता था, बाद में हिंदी बोलने लगा तो बोलता है तमिल लोग क्यों बोलते हैं। अभी अमेरिका चला है तो तमिल भी ठीक लगने लगी, अब तमिल भी समझ में आती, पंजाबी भी समझ में आती, बंगाली भी समझ में आती है। अब लोग तो सब चीज समझ, अब ये सोचते हैं कि लैटिन क्यों बोलते हैं लोग, क्योंकि वो नहीं समझ में आती। तो हम लोगों का जो सिस्टम है यहाँ से, कि हम, जब भी चर्चा हो रही थी, कई प्रोफेसर मनीषा जी ने भी कहा कि हमारे यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी मिक्स्ड इकोनॉमी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, और हमको राष्ट्र में सेंटर जो केंद्र है और जो राज्य हैं उनमें बहुत अच्छा तालमेल है। मैं फिर अमेरिका की बात कर रहा हूं। अमेरिका इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया इज यूनियन ऑफ इंडिया। वहां पे केंद्र सरकार ने राज्यों को बनाया है, यहाँ राज्यों ने फेडरल गवर्नमेंट बनाया है। जिस यहाँ का सबसे छोटा स्टेट, 13 स्टेट पहले साइन किए थे, रोड आइलैंड है, उसने लास्ट में साइन किया। और अभी भी अगर राज्य कह दे कि यहाँ पे वो प्रेसिडेंट नहीं आ सकता, तो नहीं आ सकता। ये नहीं हमारा टाउन कर कह दे कि प्रेसिडेंट नहीं आ सकता यहाँ, तो नहीं आ सकता। ये इनके यहाँ की इस चीज को समझना पड़ेगा। वहां पे अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में अंग्रेजियत भर दी है, क्योंकि इसलिए उनकी कोई गलती नहीं है। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, इफ यू वांट टू बी स्मार्ट लाइक देम, वी शुड बी लर्निंग फ्रॉम देम। लेकिन देन हमको भी एक कॉलोनाइज करना पड़ेगा सारी दुनिया को। वो व्यवस्था बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, सारी दुनिया को कॉलोनाइज करना है तो अंग्रेजों से सीख लीजिए कि उन्होंने केंद्र में बनाया, बोले कि हम आपको बना देते हैं स्टेट, जिस दिन चाहे केंद्र सरकार स्टेट को खत्म, जिस दिन उन्होंने इज क्रिएटेड बाय केंद्र। तो वो अंग्रेजों की व्यवस्था, क्योंकि वो जिसको आपको अधिकार देते थे, हाँ आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन जब तक मैं कहूं तब तक, तो उसका मतलब स्वॉर्ड इज ऑन योर थ्रोट, कि आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो हम नहीं करें। इसलिए हमारे यहाँ वो व्यवस्था है। फंडामेंटल मेरा विरोध नहीं है, I mean obviously we are very happy with all the great thing that India has done and it has potential to do. The only thing I would say that हमको इसमें
लक्ष्य बनाना चाहिए। गणतंत्र का लक्ष्य प्रजातंत्र के माध्यम से ही हो सकता है, और प्रजातंत्र जो था वही राम राज्य था। और जैसे कि वह उस समय श्रृंगबेरपुर छोटा सा गांव था वो, हम नहीं मानते कि शहरीकरण हुआ है। तो हम लोग शहरीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिविलाइजेशन जो है वो नागरिक शब्द है, नागरिक शब्द का भी आप लोगों ने उपयोग किया है। अरे भारत की जनता अभी भी 70% तो गांव में रहती है। जब भारत आजाद हुआ तो 90% गांव में रहती थी। उसको गंवार बोलना चाहिए था सबको, और सब लोग उसको नागरिक बना दिए। तो नगर देखा ही नहीं, शहरीकरण कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ की इंडस वैली की सिविलाइजेशन शहर की नहीं थी। सभ्यता का शब्द आपने प्रयोग किया है। अभी कभी आपने शहर सभ्यता सुनी है? अभी मतलब नगर जिसको कहते हैं, नगर निगम होता है, नगर निगम होता है, गांव सभा होती है। सभा जब जहां पे सभा होती है तो गांव कहते हैं उसको। तो सभ्यता तो गांव की होगी। अभी भगवान कृष्ण गए थे हस्तिनापुर, तो उन्होंने 5 गांव मांगा था, 5 शहर तो मांगा नहीं। इसका मतलब गांव एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, और जिसको महात्मा गांधी भी ग्राम राज्य की बात किए। तो इसलिए हमको ऐसा, गांव में प्रधान होता है। देखिए क्या बढ़िया बात बताइए। अरे प्रधान से प्रधानमंत्री बनाओ ना, प्रधान से प्रधानमंत्री, गणराज्य अगर बनाना है तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे यहाँ 6.5 लाख गांव है भारत में, और गांव सभा बना दीजिए, सभ्यता वहां से आएगी। वहां का प्रधान होता है, वो प्रधान जो प्रधानमंत्री हो वहां से आना चाहिए, मतलब उसमें से चूज करके उन लोगों को देना चाहिए। करें अगर हमको वो व्यवस्था रिपब्लिक वाली बनानी है तो इस तरह की व्यवस्था बना सकते हैं, जो कि वैशाली वाली जो बात आप लोग कर रहे हैं वो भी है। लेकिन मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, राष्ट्रपति जो है वो मेरे हिसाब से उनको चक्रपति कहना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ चक्रवर्ती व्यवस्था थी। बेरपुर में निषाद राज का राज था, लेकिन चक्रवर्ती राजा कौन थे? दशरथ। अब ये समझने की बात है, जिसके 7 चक्र जगे हों वो है चक्रवर्ती। और 7 चक्र जगने के बाद जो धर्म की व्यवस्था प्रोफेसर सुरेश जी कह रहे थे और संपदानंद जी भी कह रहे थे, तभी होगा जब आपके धर्म जागृत। कब होगा? जब आपके चक्र जागृत होंगे। क्या बढ़िया व्यवस्था है, तरीका हर चीज पता है, योग और आयुर्वेद के आधार पे। तो मैं तो ये कहूं, प्रस्तावित करूंगा कि हमको या तो चक्र, राष्ट्रपति की जगह पे या तो चक्रपति बोलना चाहिए, और जहां पे गणतंत्र की जगह पे जिसके चक्र नहीं जगे उसको छोड़ दीजिए, उसको वहां रखने की जरूरत नहीं है। तो चक्र जगने वाले लोगों की होगी। भी आप यहाँ, हमारे यहाँ पे एक टूर चल रहा है, योगी आदित्यनाथ की किताब लिखा हुआ शांतनु गुप्ता ने, उस पर अभी ये वन मॉन्क हैज बिकम ए चीफ मिनिस्टर। बाकी क्षमा कीजिएगा, आज गणराज्य आपका ये गणतंत्र दिवस में नहीं बोलना चाहिए। बाकी सब एक जगह मांग है, बाकी जगह मंकी लगते हैं मुझे, क्योंकि वो इधर छीना झपटी, मैं कहने का मतलब छीना झपटी वाली बात होती ना। तो ये व्यवस्था, इसको हम लोग, जैसे आप लोग तो इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक वर्ग है, और आप लोग बहुत अच्छी पोजीशंस में हैं, और विद्यार्थी हमारी सबसे बड़ी जो माध्यम हमारा विद्यार्थी है। अभी आप प्रोफेसर सुरेश जी कह रहे थे, अनुजा भी उनकी माखनलाल चतुर्वेदी की छात्रा रह चुकी हैं, और आज उनको देख के बड़ा हर्ष होता होगा कि कोई इस तरह उन्हीं से सवाल पूछा जा रहा हो। उनकी स्वयं की, अपने यहाँ की, उनके इंस्टीट्यूशन की कोई छात्रा इस तरह से उनसे सवाल पूछ रही है, बात कर रही है, कितना अच्छा लगता होगा। तो हमको ये, मैं ये मानता हूं कि हम विद्यार्थी जो हम लोग, तो ये थी, माँ बाप अपने संतान को आपके पास भेज देते हैं कि आप उनको शिक्षा दें। इससे बड़ा समर्पण क्या हो सकता है? बहुत बड़ा समर्पण है उनका। लेकिन यही विद्यार्थी, अमेरिका में भी यही बात है। मैं अपने बेटे के लिए एक बार उसके कॉलेज में कॉल किया तो बोले कि हम नहीं बता सकते आपको कोई बात। क्यों? प्राइवेसी है। मतलब मेरा बेटा नहीं है जब तक सरकार नहीं कहे। आप धर्म पत्नी की बात कर रहे थे प्रोफेसर सुरेश जी, धर्म पत्नी आजकल धर्म पत्नी नहीं है, कानूनी पत्नी होती है, लीगल वाइफ। सरकारी पत्नी होती है, सरकारी बच्चे होते हैं। जब तक सरकार नहीं कहे हमारे बच्चे नहीं, हमारी पत्नी नहीं। ये क्या व्यवस्था बना के रखा हुआ हम लोगों ने। तो हम ये अभी भी ये कहेंगे कि गणतंत्र हमारा उद्देश्य, लक्ष्य होना चाहिए। और जैसे प्रोफेसर मनीषा मेहरोत्रा जी ने कहा कि हमको सारी व्यवस्था में चेंज करते करते उधर बढ़ते रहना चाहिए।
एक आदर्श मान के उसको बढ़ते रहना चाहिए। हमको सारे लोग उस पर परिश्रम करें, बहुत आवश्यक है। तभी हमको लगता है कि वहां हम पहुंचने के काबिल हो सकते हैं। कभी हमारा तंत्र तभी अपना होगा, और वो तंत्र ऐसा होगा कि सारे संसार का तंत्र होगा, क्योंकि इसमें किसी का विरोध हो ही नहीं सकता। चक्रवर्ती राजा कभी राज नहीं करते थे, वो न्याय और धर्म की व्यवस्था स्थापित करते थे बस। बाकी आप करो राज। श्रृंगबेरपुर में निषाद राज अपना राज कर रहे, तो कोई जाति धर्म की बात ही नहीं है वहां पे। सॉरी, धर्म की बात तो है, धर्म तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर धर्म की बात छोड़ने के बाद तो प्रोफेसर सुरेश जी है, तो फिर ये होगा कि आपको कहेंगे हम तो सर के बल चलेंगे। धर्म है पैर के बल चलने के, चल के दिखा दो भाई, हम मान लेंगे कि आप धर्म नहीं, धर्म में विश्वास। धर्म निरपेक्ष होने का मतलब मूर्ख, क्योंकि वो जो व्यक्ति मूर्ख होगा वही धर्म निरपेक्ष होगा। बाकी जो धर्म अग्नि का धर्म है जलाना, तो अंगुली डाल के दिखा दो कि नहीं जलते हो, हम मान लेंगे भाई आप धर्म निरपेक्ष हैं। ऐसा धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते। चलिए क्षमा कीजिए, थोड़ा सा मैं ऊंची आवाज में बोल गया इसको। बिल्कुल, लोग अपेक्षा ये करते हैं कि गणतंत्र दिवस है तो बहुत अच्छी अच्छी बातें ऐसी हों, लेकिन हमारे बीच जो हमारे मेहमान हैं, जो ये मशहूर भी इसी बात के लिए कि इन्होंने कुछ अलग हटकर कार्य करते हैं, बहुत निष्ठा और ईमानदारी के साथ में करते हैं। जैसे प्रोफेसर केजी सुरेश जी जो हैं, उन्होंने आजीवन जो भी कार्य किया है बिल्कुल ईमानदारी के साथ में और बहुत निडर होकर साहस के साथ में अपने तमाम जो कार्य किए हैं, इसीलिए पूरे संसार में आपको इतना सम्मान प्राप्त है। मैं अंत में ये पूछना चाहूंगी थोड़ा सा प्रोफेसर सुरेश जी से कि आप क्या कहना चाहेंगे अंत में कुछ दर्शकों को हमारे की जो भी गणतंत्र है किस तरह का भाव मन में आना चाहिए, कैसे विचार रखने चाहिए? क्या गणतंत्र दिवस एक दिन मनाकर जैसे लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं, आज भी यहाँ पे सोसाइटी में मैंने सुना कि वो लता मंगेशकर जी का गाना वाना चला दिया गया था और फिर वो बंद हो गया और सब लोग अपने अपने काम में जुट गए, तो ये एक दिन का सेलिब्रेशन होता है, तो कैसे भाव रखने चाहिए, उसके लिए क्या कुछ काम जो साधारण लोग हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं? नहीं, बहुत उम्दा सवाल है आपका। और मैं मानता हूं कि क्या है कि हम लोग बहुत प्रतीकात्मक हो गए हैं। प्रतीक बहुत आवश्यक हैं। प्रतीक हर राष्ट्र के लिए, हर समाज के लिए बहुत आवश्यक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अब इंडिया गेट में अगर हमने स्थापित किया है तो बहुत प्रतीक आवश्यक है। लेकिन देखिए, टोकनिज्म नहीं होना चाहिए। सिंबलिज्म और टोकनिज्म में फर्क है। सिंबलिज्म प्रतीक है, टोकनिज्म आप समझते हैं कि ये एक औपचारिकता है जो करना है। 26 जनवरी है तो ध्वजारोहण करना है, दिवाली है तो आतिशबाजी करनी है, रावण का पुतला जलाना है, लेकिन हमारे अंदर के रावण को नहीं मारना। तो ये जो, या दीपावली में नरकासुर वध के लिए हम लोग उसके उपलक्ष्य में दीपावली मनाते हैं, तो वो जो नरकासुर है वो हमारे अंदर के नरकासुर का क्या, ये अपन नहीं चर्चा करते हैं। मैं समझता हूं कि आज जिस भाव से यहां, ये शायद बहुत सालों बाद में पहली बार ये चर्चा, इस तरह की चर्चा शायद भारत के किसी टीवी चैनल में आपने ना देखा होगा ना सुना होगा। और इसके लिए मैं टीसीएन मीडिया को बधाई देता हूं, प्रोफेसर बलराम सिंह जी को बधाई देता हूं कि जनतंत्र का असली अर्थ क्या है, गणतंत्र का असली अर्थ क्या है, क्या इसको हमने समझने का प्रयास किया है क्या, या ये भी एक मात्र प्रतीकात्मक हो गया है। और ये मैं समझता हूं कि हम सबको, मैं अक्सर कहता हूं कि हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को मंदिरों में हमने कैद कर दिया, हमने भगवत गीता को जीवन में आत्मसात नहीं किया। अगर हम जीवन में शायद अगर आत्मसात करते तो शायद ये देश कभी गुलाम बनता ही नहीं। ये जो 700 साल की गुलामी का कारण ही यही था। स्वामी विवेकानंद ने अपने कई जो आह्वान उन्होंने दिए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि अगर उपनिषद का
कोई निचोड़ कोई है तो वो एक शब्द में हम लोग उसको कह सकते हैं, और वो है अभय या निर्भया, डर से ऊपर उठना। अगर वो हम उस समय से ही उसको अगर हम अपने जीवन में हम आत्मसात करते, तो हम ना अंग्रेजों से डरते, ना मुगलों से डरते, ना बाहर से जो आताताई आती है उनसे डरते और समझौता करते। तो इसलिए इसी प्रकार आज हम अपने राष्ट्र जीवन में, हजारों सालों के राष्ट्र जीवन में हम लोग अपनी एक नए पारी खेल रहे हैं, एक नए यात्रा में हम लोग जो है आज निकल पड़े हैं। तो इसलिए ये यात्रा भी सफल हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए इस यात्रा में जो हमने माध्यम चुने हैं अपने आप को सशक्त बनाने का, संपन्न बनाने का, समृद्ध बनाने का, यानी कि लोकतंत्र और गणतंत्र, इसका शब्दार्थ पर न जाकर इसके भावार्थ को समझना और उसको अपने जीवन में आत्मसात करना, यह मैं समझता हूं कि सही मायने में इस शब्द के साथ न्याय होगा और हम सही मायने में अपने राष्ट्र को विश्व गुरु बना पाएंगे, एक महाशक्ति बना पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत अच्छी बात आपने, बहुत सुंदर बात आपने कही है, और इस बात के लिए आप बहुत प्रख्यात भी हैं। आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत प्रभावशाली होती हैं और सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत धन्यवाद आपका, आपके इन शब्दों के लिए। मैं प्रोफेसर मनीषा मेहरोत्रा जी से भी निवेदन करूंगी कि यदि उनके मन में कोई बात है आज के दिन को लेकर, कि चूंकि आप बच्चों को भी पढ़ाती हैं, आप प्रोफेसर हैं, शिक्षा देती हैं, अर्थव्यवस्था की ही सिर्फ बात नहीं है बल्कि जीवन मूल्यों की भी शिक्षा आप जो छात्र हैं उनको देती हैं। आज के इस दिन पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को, जिनमें युवा दर्शक भी हैं? जी अनुजा जी, मैं हमेशा से इसी बात पर टिकी हुई हूँ और अभी भी मैं इसी बात पर, मतलब मेरा सरकारों से और बड़े बड़े जितने भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनसे इस बात का एक नाराजगी है कि हम स्वतंत्र हो गए, हम गणतंत्र हो गए, हम सब कुछ आज मना रहे हैं। और 75 साल के इस पूरे कार्यकलाप में अगर आप देखें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से हम 12th 5 ईयर प्लान तक 2017 तक आए, लेकिन कहीं पे भी हमने शिक्षा को पहले मापदंड पे नहीं रखा। और ये जो जितनी हम लोग अभी चर्चाएं कर रहे हैं, जैसे अभी सुरेश सर कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि हम तभी समृद्ध होंगे, हम तभी सशक्त होंगे जब हमें इस बात का बोध होगा, आत्मबोध होगा। तो ये आत्मबोध होगा कैसे? मेरा प्रश्न जो है, आप सब जो बड़े लोग हैं जो नीति निर्धारक करते हैं और उनके साथ बैठते हैं, तो मेरा ये सवाल सीधा सीधा आपसे है, आप लोगों से है कि आप लोग ये प्रश्न क्यों नहीं रखते? क्योंकि जो शिक्षा प्रणाली हम लोगों ने शुरू करी थी 1950-51 से, वो शिक्षा प्रणाली अभी तक ऐसी चल रही है कि वो इतनी खोखली है कि हम लोग ज्ञान की बातें तो बहुत दूर की बात है, वो तो मतलब अब ऐसा लगता है कि बहुत दूर है, 50-100 साल आगे की बात है। हम तो शिक्षा भी नहीं सही तरीके से दे पा रहे। तो ज्ञान, जो जिस राष्ट्र में ज्ञान जो था वो सार्वभौम था, वहां से हम शिक्षा पे आए और शिक्षा से ले दे के भारत सरकार जो है वो साक्षरता पे आ गई, और अभी भी साक्षरता जो है वो हमने 100% नहीं हासिल की है। तो ये साक्षरता से फिर वापस हम ज्ञान और जो ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तमाम बातें बड़ी बड़ी हम लोग करते हैं, तो ये विश्वविद्यालयों से लेके छोटे छोटे स्कूल्स तक जिस प्रकार की हमने शिक्षा नीति अपनाई हुई है, और माफ कीजिएगा कि जो इवन अभी जो वर्तमान की जो नई शिक्षा नीति आई है 2018 की भी, उसमें भी कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अधिकांश चीजें जो हैं वो हम कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर की ही शिक्षा नीति के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। हम अमेरिकन बोर्ड ऑफ एजुकेशन को ही कंपेयर कर रहे हैं, हम हर जगह इंटरनेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं। हमें क्यों अंतरराष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को फॉलो करने की आवश्यकता है? क्यों काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो या कलकत्ता विश्वविद्यालय हो या जितने भी हमारे बॉम्बे विश्वविद्यालय, जितने भी हमारे यहाँ के
केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय हैं, जितने हमारे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस हैं, वो स्वयं अपनी खुद की मापदंड पे अपनी खुद की शिक्षा नीति क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अगर वास्तविक रूप से देखें, और आप क्लासरूम्स, हम सब टीचर्स हैं, तो हमें पता है कि क्लास के अंदर जाके हर एक बच्चे के चेहरे पे एक उत्सुकता है कि कैसे मुझे यहाँ से बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम की डिग्री मिल जाए और कैसे मैं जो है अमेरिका, यूरोप कहीं पे भी चला जाऊं। क्यों? क्योंकि एक ये जो मानसिकता है हमारे हम सब के अंदर कि हमें जो है कुछ भी देश के अंदर अच्छा नहीं है, और जो भी कुछ हमें हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, येल से मिल रहा है वो ही सही है। तो इस मानसिकता को, इस जो मानसिक गुलामी है, ये जब तक हम लोग हर शहर, हर गांव, हर कस्बा और हर क्षेत्र में हम लोग इसकी जब तक कि सही तरीके से धारणा स्थापित नहीं करेंगे, और वो धारणा सीधा सीधा हमारे धर्म से, हमारे समाज के शिक्षित वर्ग से आनी चाहिए। लेकिन बहुत अफसोस होता है देख के कि जैसा सर अभी कह रहे थे कि हम सब टुकड़ों टुकड़ों में, खंड खंड में बटे हुए हैं, और ये जितने वाद हैं, जितने इज्म हैं, मैं हमेशा सटायर में कहती हूँ कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, ये सारे वाद जब तक इस देश के अंदर से जाएंगे नहीं, और ये जाएंगे कैसे? क्योंकि जब तक वो नई चेतना, वो नई सोच नहीं आएगी युवा पीढ़ी के अंदर और हम सब के अंदर, तब तक ये कभी परिवर्तन होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि अब इस देश में बिल्कुल सही बात है कि आज पूरी दुनिया कोविड के बाद एक नए तरीके के ट्रांजिशन में खड़ी है, तो हम सबको तय करना है। और कल ही मैं सुन रही थी मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब का एक लेक्चर कि वो कह रहे थे कि एकेडमिक्स का बहुत बड़ा इसमें योगदान होना चाहिए, एकेडमिक्स को सामने आना चाहिए और आके चीजों को, फैक्ट्स को सही तरीके से स्थापित करना चाहिए, जिससे कि हम निडर होके ये क्लास में कह सकें। लेकिन वाकई क्या हमारे पास इतनी मानसिक स्वतंत्रता है कि हम क्लासरूम्स में निडरता के साथ कह सकें? क्योंकि तमाम तरीके के वाद खड़े हो जाते हैं। तो हम सबको अपनी इस शिक्षा पद्धति को पूर्ण रूप से बदलने की बहुत ज्यादा, एटलीस्ट हम जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, वहां से हम कुछ पहल तो कर सकते हैं। और जब तक ये पहल शुरुआत नहीं होगी और बड़े पैमाने पे नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि हम लोग वाकई स्वतंत्र या गणतंत्र हैं, और या उसका मतलब भी समझते हैं। क्योंकि आज जो स्थिति मुझे युवाओं में दिखती है, सबको एक बहुत जल्दी है अमेरिका जाने की, ग्रीन कार्ड पाने की, या रातों रात पैसा कमाने की। तो ये जो भौतिकतावाद है, ये जो वैश्वीकरण है, इसने जो बचा खुचा हमारा एक इंडिपेंडेंट जो हमारी सोच थी, भारतीय सोच थी, भारतीय दर्शन था, उसके प्रति जो है धीरे धीरे उसने हमें बहुत दूर कर दिया है। तो हम सबको वापस जो महर्षि दयानंद सरस्वती का था कि बैक टू द रूट्स, बैक टू द वेदास जाने की जरूरत है। और जब तक हम अपने प्राचीन संस्कृति और दर्शन को समझने की प्रयास नहीं करेंगे, ये बहुत असंभव लगता है मुझे। आपने बिल्कुल सही कहा है, और मैं आपकी बात से सहमत होते हुए यह भी कहना चाहूंगी कि युवाओं के सामने तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहाँ की लोग बाहर भी गए लेकिन फिर वापस अपने देश आए हैं और यहाँ पर वो योगदान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सकारात्मक सोच रखे, उनके सामने प्रोफेसर केजी सुरेश का भी उदाहरण है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद और तमाम देश दुनिया हर जगह घूमने के बाद भी वो अपने भारत देश में रहते हैं और यहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। या चाहते तो विदेश में जाकर वो ये वहां रह सकते थे। प्रोफेसर बलराम सिंह जी हैं जो कि वहां रहते अवश्य हैं, लेकिन यहाँ के भारत में रहने वाले, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, वहां से ज्यादा वह गांव में जाते हैं। यहाँ के शहर के लोग जो हैं बरसों बरस गांव नहीं जाते अपने, लेकिन वह जितनी बार भारत आते हैं तो गांव जाते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे कुछ ऐसे अमूल्य उदाहरण हमारे सामने हैं जिनसे प्रेरणा ली जा सकती है। तो यदि दो शब्द प्रोफेसर सिंह भी कुछ कहना चाहें, और अगर प्रोफेसर सुरेश सर भी कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में, तो नहीं तो फिर हमारे कार्यक्रम का वक्त तो काफी समय से आगे जा रहा है। प्रोफेसर सिंह, कुछ यदि आप कहना चाहें। सबसे बड़ी बात तो प्रोफेसर सुरेश जी ने कहा कि ये ऐसी चर्चा उन्होंने ना कभी किसी टेलीविजन स्टेशन पे देखी है, ना कहीं और प्रस्तुति हुई है। इससे बड़ा हमारे लिए सुखमय गणतंत्र दिवस और क्या हो सकता है कि टीसीएन मीडिया ने ये कम से कम चेष्टा की है और इस बात को आगे बढ़ाना। बाकी तो सारे लोग कह चुके हैं, जहाँ पे मनीषा जी कह रहे हैं शिक्षा की बात, और प्रोफेसर सुरेश कह रहे हैं समृद्धि की बात, और प्रोफेसर मिश्रा जी कह के गए हैं स्वधर्म की बात। ये सारी तीन चीजें हो जाएंगी और टीसीएन मीडिया इसको आगे बढ़ाएगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो हम लोग प्रयत्न करें, यही कुछ है। मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पे प्रोफेसर सुरेश की
तरह अगर विद्वान होता तो मैं भी वापस आ जाता। मैंने दूरदृष्टि के लिए दूर बैठा हूँ, बस इतना ही, इसलिए यहीं से दूरदृष्टि देखता हूँ। लेकिन लेकिन केंद्र में भारत ही है। दूरदृष्टि का ऐसा डेफिनेशन मैंने कहा सुना नहीं है। दूरदर्शन में काम भी किया है, लेकिन दूर की दृष्टि, दूर से दृष्टि। दूर की दृष्टि बड़ी सुहावनी होती, चंद्रमा को देखिए कितना सुहावना लगता है। अच्छा, लोग कहते हैं ना कि दूर दृष्टि है हमारी, भाई दूर दृष्टि है, दूर तक देखते हैं। तो प्रोफेसर सिंह हमेशा कहते हैं कि दूर दृष्टि, मतलब मेरी तो दूर से दृष्टि है, दूर की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा रहा प्रोग्राम। बहुत जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी चर्चा हुई और प्रोफेसर के जी सुरेश जी, माननीय कुलपति हमारे मध्य आए, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और प्रोफेसर बलराम सिंह जी अमेरिका से जुड़े, बहुत पहले सुबह वो उनको जुड़ना पड़ा और वो बैठे रहे हमारे साथ में, बहुत धन्यवाद आपका। और प्रोफेसर मनीषा मेहरोत्रा जी से संपर्क हो पाना ही बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी व्यस्त रहती हैं, लेकिन इन्होंने आग्रह हमारा स्वीकार किया, इसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो एपिसोड है आपको जरूर पसंद आया होगा। चलते चलते मुझे एक कुछ पंक्तियां नजर आ गई, किसी ने विश किया था, तो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। गुंजित हो मन में प्रेम रंग, पुलकित हो जीवन नव उमंग, एकता हमारी पहचान रहे, नित जन गण मन का मान रहे। इसी शब्द के साथ में आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगी और अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ में आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।